नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, क्या हनीवेल ऑटोमेशन बन पाएगा? क्या इसके बिजनेस फंडामेंटल में, क्या इसके बिजनेस मॉडल में वो दम है? इसके बिजनेस फंडामेंटल्स कैसे हैं? इसके अर्निंग रेशियोज कैसे हैं? कैसा इसने परफॉर्म किया है पास्ट में? क्या इसके आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें या लॉन्ग टर्म के लिए? सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलेगी। वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहली चीज दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन इज नॉट in the business of what Honeywell automation is in. Honeywell automation is more into electrical automation, more of software based integration, जबकि Craftsman automation is more of vehicle technology, automotive powertrain, automotive aluminum and industrial and engineering. तो Craftsman automation और Honeywell automation के बिजनेस मॉडल में जमीन आसमान का फर्क है। जहां पर क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का बिजनेस मॉडल एसेट हैवी बिजनेस मॉडल है, जहां पर बहुत हैवी एसेट चाहिए, वहीं पर हनीवेल ऑटोमेशन एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन को आप भारत फॉर्ज या फिर इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी एंड सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल से कंपेयर कर सकते हैं, नॉट विद हनीवेल ऑटोमेशन। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के 3 कंपोनेंट्स हैं जिस सेगमेंट में वो काम करते हैं। ऑटोमोटिव एल्यूमिनियम, बेसिकली एल्यूमिनियम जब कभी भी किसी ऑटोमोटिव सेक्टर में यूज़ होता है, बेसिकली उसका एम होता है व्हीकल या फिर ऑटो कंपोनेंट के पार्ट को हल्का बनाना। तो एल्यूमिनियम इज अ लाइटर मेटल, तो ये जनरली 2 व्हीलर सेगमेंट में काम आता है। बात करें दूसरा सेगमेंट जो कि है ऑटोमोटिव पावर ट्रेन। अब पावर ट्रेन बहुत ही प्रिसीजन टेक्नोलॉजी वाली इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी है जिसमें कि व्हीकल को ड्राइव मिलती है। पावर ट्रेन तो बेसिकली ये भी सेगमेंट वो केटर फॉर करते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल, जिसमें कि वो डिजाइनिंग करते हैं, बहुत ही सब असेंबली के पार्ट्स को डिजाइन करते हैं। तो ओवरऑल जो इनका बिजनेस मॉडल है वो पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री के अराउंड इर्द गिर्द घूमता है। अगर ब्रॉडली कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, गियर एंड गियर बॉक्सेस, टूल एंड मोल्ड बेसिस, शीट मेटल फैब्रिकेशन, इसके अलावा गियर एंड गियर बॉक्सेस, तो बेसिकली जो ऑटो सेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, एंसिलरीज हैं, उसमें ये काम करते हैं। अब इस चीज़ से आपको एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि इनका खुद का जो बिजनेस मॉडल है वो दूसरे बिजनेसेस पे डिपेंडेंट है। अब इनके बिजनेसेस, ये जो बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, ये जो इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, नामी गिरामी कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, डेमलर इंडिया, टाटा कमिंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रॉयल एनफील्ड, सीमेंस, एस्कॉर्ट्स। तो बेसिकली जो जितने भी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर सेगमेंट है, मेजॉरिटी ऑफ देम जो इंडियन बेस्ड हैं, उनको ये इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। में एक चीज़ वर्थ नोटिंग है जो कि आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए कि इसमें जितने भी इनके क्लाइंट्स हैं वो सारे के सारे जनरली कॉमर्शियल व्हीकल और हेवी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो बेसिकली 2 व्हीलर या फिर लाइट व्हीकल या फिर आप कह सकते हैं 2 व्हीलर सेगमेंट में इनकी प्रेजेंस कम है, हेवी व्हीकल 4 व्हीलर सेगमेंट में इनकी प्रेजेंस ज़्यादा है। बिजनेस फंडामेंटल्स में और भी डीप जाएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी ने ओवर द ईयर कैसे परफॉर्म किया है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 2018 में देखें तो इनका जो नेट प्रॉफिट थी, बॉटम लाइन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो था 315 मिलियन, जो कि आप देखें तो 2019 में 973 मिलियन, देर आफ्टर 2020 में 410। ऑल्दो इसमें जो गिरावट है वो वेल अंडरस्टूड है, कोविड के चलते हर एक सेक्टर में गिरावट थी, तो इसमें भी अंडरस्टूड है। और अभी ये फिर से रिकवर कर रहे हैं, 506 मिलियंस का इनका बाय दिसंबर 2020 इनका ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया है। तो अगर आप कहें बिजनेस वेल सेटल्ड है और बहुत पुरानी कंपनी है, 1986 से अपने बिजनेस में कार्यरत है, तो ऑलमोस्ट 35 ईयर्स का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी नहीं है या बिजनेस नया है या फिर बिजनेस वेल स्टैब्लिश नहीं है, बिजनेस वेल स्टैब्लिश है, लेकिन जो प्रॉब्लम एरियाज हैं वो भी समझते हैं। दोस्तों इनकी 4-5 मेन प्रॉब्लम वाली एरियाज हैं जिसको कि हम लोग को जानना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो इनकी जो इन्वेंट्री है वो हाई कॉस्ट डिपेंडेंट है, हेवी मेटल्स, हेवी प्रिसीजन, तो इसके चलते इनकी जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एसेट हैवी बिजनेस मॉडल है, सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, एसेट हैवी बिजनेस मॉडल है। एसेट चाहिए तभी आप ये फॉर्जिंग और इस प्रकार के हैवी प्रिसीजन टेक्नोलॉजी का काम आप कर सकते हैं। नंबर 3, क्रेडिट रिस्क है, क्योंकि इनका खुद का बिजनेस नहीं है, दूसरे के ऊपर बिजनेस डिपेंडेंट है। जब तक पैसा आएगा नहीं, 3 से 4 महीने लग जाते हैं उन कंपनी से पैसे इनके पास वापस आने में। तो जो इनका क्रेडिट है, क्रेडिट रिस्क रहता है, कंपनी में पैसा फंसा रहता है, तो ये प्रॉब्लम इनके पास रहेगी। अगर बाई चांस ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री में झटका लगता है तो इनको कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग झटका लगेगा फ्रॉम वेरियस कंपनीज, दे विल बी एट द प्रॉब्लम।
क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया हाई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और एसेट हैवी बिजनेस मॉडल है, तो जब एसेट आपको ज़्यादा क्रिएट करने पड़ते हैं तो उसके लिए आपको रेज करना पड़ता है डेट। इसी कारण कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत हाई है, 1.43। जनरली मैं आपको बोलता हूं कि 0.5 से नीचे की जो ऊपर की कंपनीज है 0.5 का जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो है वो इन्वेस्टमेंट वर्दी नहीं है। मतलब जनरली आई जनरली टेल की डेट टू इक्विटी रेशियो जिसका जीरो डेट फ्री कंपनी हो उनमें इन्वेस्ट करें। इसका 1.43 है और साल दर साल इनका डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ता ही चला जा रहा है। एक और भी चीज़ है जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में करे, अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, वो है इनका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो कि ऑलमोस्ट 9%। तो इंडिया से जो इनका जो रेवेन्यू आता है वो है ऑलमोस्ट 90% के आसपास, और 9 to 10% इनका आता है बाहर से। और बाई चांस जिस हिसाब से इंडिया की पॉलिसीज़ काफ़ी स्ट्रिंजेंट हो रही हैं, इन द ग्लोबल सिनेरियो इंडिया के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में काफ़ी सारी पॉलिसी चेंज हो रहे हैं, तो बाई चांस अगर इंडिया के एक्सपोर्ट में डेंट होता है देन ऑफ कोर्स क्राफ्ट्समैन विल हैव टू फेस द हीट। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है, कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जिस प्राइस पे कंपनी का जो प्राइस का आईपीओ अवेलेबल है वो 59.2 पे है। तो कंपनी का जो आईपीओ है काफ़ी महंगा है विज़ावी इंडस्ट्री जिसका की प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 35। तो कहने का मतलब क्या है कि आईपीओ इज स्लाइटली कॉस्टलियर। तो दोस्तों इसी सेक्टर के अगर ऑटो एंसिलरी से इसको कंपेयर करें और इसके प्रॉफिट मार्जिन को कंपेयर करें तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो है ऑलमोस्ट 14.86% के आसपास, जो कि इस सेगमेंट में इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी हो गई, जो भारत फॉर्ज हो गई, सिमिलर काइंड ऑफ अगर कंपनी से कंपेयर करें तो जनरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज ऑलमोस्ट सेम। कंपनी के ग्रोथ के बारे में बात करें तो 14% के CAGR से ग्रो भी कर रही है विच इज रीजनेबली ओके, लेकिन ROE और ROCE शॉकिंग है। ROE इज 5.32% जो कि विज़ावी अगर इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करें वो 20% के ROE पे ग्रो कर रही है। अगर ROCE के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROE ROCE क्या होता है दोस्तों अगर आपको नहीं पता है, बहुत ही डिमॉन्स्ट्रेटिव मेरे वीडियोज़ हैं जो कि फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, यू मस्ट गो एंड वॉच देम। तो ROCE 15% के, जबकि इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज की जो ROCE है वो है 24%, और जनरली ROE और ROCE जनरली 15% के ऊपर होने चाहिए इफ अ कंपनी इज जनरली डूइंग गुड। तो ROCE इज स्टिल ओके बट ROE इज अंडर परफॉर्मिंग। सो दोस्तों ऐसे में कंपनी के आईपीओ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं उसको कम करना, उसको फुली या पार्शली को पे करना, ताकि जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो कम हो जाए। क्योंकि अगर कंपनी के पास डेट ज़्यादा रहेगा तो उनका मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, अपने इंटरेस्ट को पे करने में। जब उनका इंटरेस्ट पे करने में सारा प्रॉफिट चला जाएगा तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत थिन हो जाएंगे। तो जनरली उनका आईपीओ को रेस करने का मतलब है पैसे को रेस करके अपने ऊपर जो डेट है उसको कम करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बर्बादी है इस कंपनी में, सब कुछ खराब ही है, ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो आपको मालूम होना चाहिए इनके जो प्रेजेंस है वो जिन जगह पर इनके जो मेन कंज्यूमर्स हैं, लाइक टाटा मोटर्स, लाइक जैसे मैंने आपको बताया टाटा कमेंस, तो इनके जो मेन कंज्यूमर्स हैं, इनकी जो फैक्ट्रीज हैं वो सारी की सारी उन्हीं मेन कंज्यूमर्स के पास को लोकेटेड है। तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंपनीज हैं जिससे कि इनका जो मेन टाइम है, मेन एफर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सारा का सारा बच जाता है। और वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डिज़ाइन कैपेबिलिटी है, पुराना बिजनेस मॉडल है, वेल स्टैब्लिश्ड है। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें खराब हैं, लेकिन जो चीज़ों में ग्रे एरिया है वो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। ऐसे में दोस्तों जो प्राइस जो आईपीओ का प्राइस है वो है 1488 टू 1490 पर इक्विटी शेयर, जो कि स्लाइटली कॉस्टलियर है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया है। आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा। लेकिन इस समय मार्केट इज एक्सट्रीमली फुल विद लिक्विडिटी। ऐसे में जो भी आईपीओ आ रहे हैं काफ़ी अच्छे से सब्सक्राइब हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आईपीओ भी अच्छी तरीके से सब्सक्राइब होगा। आईपीओ की ओपनिंग डेट है 15 मार्च और क्लोजिंग डेट है 17। अगर आपने इसमें अप्लाई करना है और आपको अलॉटमेंट चाहिए देन यू मस्ट apply with multiple demat accounts and those all demat accounts should be linked with separate PAN card। तो फिर आपको आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट्स नहीं खोले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, यू कैन गो एंड ओपन द अकाउंट राइट नाउ। और दोस्तों अगर आप लकी रहते हैं, आपको अलॉटमेंट हो जाता है, तो फिर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे 24 मार्च को, और आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 25 मार्च को, जिसमें कि आप एक अच्छी ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर पहले दिन फर्स्ट डे 100% सब्सक्रिप्शन हो जाता है, आंख बंद करके आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट डे 100% सब्सक्रिप्शन किसी भी आईपीओ का हो रहा है सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट उसमें अच्छी सी सब्सक्रिप्शन भी होगी, एंड ऑफ कोर्स अगर उसकी डिमांड अच्छी है, सब्सक्रिप्शन अच्छा है, तो फिर उसमें बम्पर लिस्टिंग आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए।
एक लॉट की कॉस्ट है जस्ट 14,900 रुपीज़। डेफिनेटली अप्लाई करें। अगर फर्स्ट डे 100% सब्सक्रिप्शन हो जाता है, यू मस्ट अप्लाई। दोस्तों सिंपल सी चीज़ है। पहली चीज़ जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर आपको आईपीओ लॉट हो जाता है, अगर आपको फर्स्ट डे 15-20% के भी लिस्टिंग गेन हो जाते हैं, आई थिंक इट्स वर्थ इट। सो यू मस्ट अप्लाई। पहले दिन का उसका सब्सक्रिप्शन देखो, और अगर उसका 100% सब्सक्रिप्शन हो जाता है, इमीडिएटली अप्लाई इट सेकेंड डे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय फॉर नाउ।